आज की एक और सबसे बड़ी खबर का अब रुख कर रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें दोपहर 12 बजे बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री की रैली होगी। 5000 करोड़ रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात और तिरंगे से पटा श्रीनगर, उसकी तस्वीर आपको दिखाएगा TV9 भारतवर्ष। हालांकि सुरक्षा के जिस तरीके से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, एक तस्वीर अब सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए किस तरीके से पूरे इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। तो हर तरफ तैयारी, एक तरफ सुरक्षा, वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम को सजाया भी गया है। और आपको बता दें कि घाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 370 की धारा हटाने के बाद ये पहला विजिट है और अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान कई सारी बातें कही गई कि 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या क्या हो सकता है। लेकिन आज जब 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जा रहे हैं तो ये साफ दिख रहा है कि कश्मीर के हालात, कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घाटी की यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर की यात्रा पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान श्रीनगर में 5000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और एक सार्वजनिक रैली को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में श्रीनगर में हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज के इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए तमाम जानकारियां अब आपके सामने की। पीएम मोदी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। और पीएम मोदी कश्मीर की जनता को क्या क्या सौगात देंगे ये हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। पीएम मोदी की कश्मीर की जनता को बहुत सारी सौगातें मिलने वाली, चूंकि बड़े ऐलान होने वाले प्रधानमंत्री की तरफ से, इसको आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि कश्मीर में क्या है सुरक्षा के हालात और पीएम मोदी की श्रीनगर यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कैसे किए गए हैं। जल, जमीन और आसमान से कड़ी नजर रखी जा रही है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को देखते हुए। तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए एनएसजी कमांडो मोर्चा संभाल चुके हैं। रैली स्थल के आसपास शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ और पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। वहीं वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आसमान में मौजूद रहेंगे और इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मार्कोस कमांडो भी मुस्तैद हैं, यानी कि श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को देखते हुए। प्रधानमंत्री कुछ घंटों के बाद ही श्रीनगर में होंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हम जो है बख्शी स्टेडियम के परिसर के बाहर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा को बिल्कुल चौकन्ना रखा गया है। ये वो स्ट्रेच है जो VVIP रूट के हिसाब से नॉमिनेट किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग, विशेषकर जम्मू कश्मीर पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार ऐसे ही चल रही है। बताया जा रहा है 11 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री यहाँ श्रीनगर में लैंड करेंगे और उसके बाद सीधे उनका जो लैंड होगा वो बीबी कैंट में वो फिर जाएंगे, वहाँ पे शहीदों को नमन करेंगे। उसके बाद 12 बजे यहाँ पे प्रधानमंत्री संभावित तौर पर अपना संबोधन शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वो रास्ते हैं जो बिल्कुल जो VIP जो है नॉमिनेट किए गए, VIP रूट्स नॉमिनेट किए गए हैं VIP मूवमेंट के अंडर और इस पर सिविलियन जो है उनकी कोई भी मूवमेंट आज अलो नहीं की गई है। हालांकि विकल्पीय रूट जो है वो बिल्कुल यातायात के लिए बना दिया गया है। ये बिल्कुल बख्शी स्टेडियम के परिसर है, यानी 5 किलोमीटर रेडियस के अंडर है और ये बिल्कुल वही इलाका है जहां से मुख्य अतिथि यानी प्रधानमंत्री कुछ समय के बाद गुजरेंगे और यहाँ से ही वो बख्शी स्टेडियम अपने कैलविकेट के जरिए से पहुँचेंगे। हमारे सहयोगी महराज की रिपोर्ट आपने देखी, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो इंतजाम किए गए हैं वो दिखाए। लेकिन कश्मीर से प्रधानमंत्री मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये सौगात तीर्थ और पर्यटन क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी आज श्रीनगर में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की 52 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, लॉन्च करेंगे।
और पीएम मोदी चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना के तहत चयनित पर्यटन स्थलों की घोषणा करेंगे। इसमें 4 श्रेणियों में 42 गंतव्य स्थानों की पहचान की गई है। संस्कृति और विरासत गंतव्य में 16, आध्यात्मिक स्थलों में 11, इको टूरिज्म और अमृत धरोहर में 10 और वाइब्रेंट विलेज में 5 परियोजनाएं शामिल हैं। खबर यह भी है कि इस योजना के तहत चयनित स्थलों पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का निर्माण होगा और इसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास श्रीनगर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और इसके अलावा मेघालय के पूर्वोत्तर सर्किट में विकसित की गई पर्यटन सुविधाएं और बिहार राजस्थान में आध्यात्मिक सर्किट का विकास भी शामिल है। तेलंगाना में जोगुलंबा देवी मंदिर और मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अमरकंटक मंदिर का विकास भी किया जाएगा। इसके अलावा गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च और साथ ही पंजाब और तेलंगाना में इको टूरिज्म जोन का विकास भी शामिल बताया जा रहा है। जबकि खबर यह भी है कि मेघालय में गुफा का अनुभव और झरना ट्रेल्स का भी अनुभव और लेह में जूली लेह जैव विविधता पार्क जैसे कई अन्य स्थलों और अनुभव केंद्रों का विकास किया जाएगा। नमस्कार, स्पेशल चौकी करने जा रहे हैं शुरुआत। मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। बड़ी खबर है जहां मिसाइल हमले में बाल बाल बचे जेलेंस्की को लेकर पहली बड़ी खबर। जेलेंस्की के काफिले के पास मिसाइल गिरी है। ओडिशा में ग्रीस के पीएम से मिलने के लिए जेलेंस्की जा रहे थे और जेलेंस्की के काफिले से 100 मीटर की दूरी पर मिसाइल हमले को दिया गया अंजाम। एक बार फिर से बता दें आपको, युद्ध के हालात के बीच जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, पहली बार है कि सीधे जेलेंस्की को टारगेट किया गया है और जेलेंस्की के काफिले से 100 मीटर की दूरी पर मिसाइल हमले को दिया गया है अंजाम। ये बड़ी खबर आ रही है। ओडेसा में ग्रीस के पीएम से मुलाकात करने के लिए जेलेंस्की जा रहे थे, लेकिन इसी मुलाकात के दौरान जोरदार धमाके की आवाज हुई। जहां पर हमला हुआ वहां की तस्वीर आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है और देखिए जेलेंस्की के काफिले के बिल्कुल नजदीक मिसाइल हमले को दिया गया अंजाम। तो जेलेंस्की के काफिले से कुछ ही मीटर की दूरी पर जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, ये पहली बार है जब जेलेंस्की पर इतने करीबी टारगेट हिट करा गया है और जेलेंस्की को जिस तरीके से मिसाइल हमले की जद में लाने की ये कोशिश थी। आपको बता दे बाल बाल बची है राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान, क्योंकि जेलेंस्की पर मिसाइल अटैक को लेकर ये बड़ी खबर रवि आ रही है, जहां ये साफ हो गया है कि पहली बार है कि किस तरीके से डायरेक्टली जेलेंस्की को हिट करने की कोशिश की गई है। और बड़ी खबर ये है कि स्कैंडर मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया है। रवि, बिल्कुल, यानी घातक हमला था। और देखिए ओडिशा में काफिले से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही ये मिसाइल गिरी थी। बहुत ही क्लोज मामला था ये। जरा सी भी अगर दूरी इधर उधर होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और जेलेंस्की की ग्रीस के प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी थी जिस दौरान यह मिसाइल अटैक हुआ। खबर यह भी मिल रही है कि ग्रीस एम्बेसी के बिल्कुल नजदीक स्कैंडर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया, यानी पूरी तरीके से ट्रैक और ट्रेस किया जा रहा था उनकी हर मूवमेंट को। और अब बड़ी खबर यह आई है कि इसी हमले में जेलेंस्की बाल बाल बचे हैं। हालांकि यहां पर जाहिर सी बात है सुरक्षा की समीक्षा भी की जा रही है। रवि, और यह पहली बार है कि इतना क्लोज, इतना नजदीक मामला था, इतना क्लोज अटैक हुआ है जेलेंस्की को टारगेट करते हुए। साफ दिखा रहा था कि बहुत कोई सॉलिड इनपुट था और उसके हिसाब से ही इस मिसाइल अटैक को कोऑर्डिनेट किया गया। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, इसी सवाल पर बात करेंगे। मनीष, साफ बता रहा है, साफ ये घटना दिखा रही है कि बहुत ही पुख्ता जानकारी रूस को थी जेलेंस्की के मूवमेंट के बारे में। देखिए रवि, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, मुझे याद है कि तब इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिले थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, और तब पुतिन ने उन्हें कहा था कि वो जेलेंस्की को नहीं मारेंगे। और ये बात इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को बताया था। बीते 2 सालों में रूस कभी जेलेंस्की को टारगेट करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन पहली बार हुआ है कि कल शाम में जब जेलेंस्की और ग्रीस के प्रधानमंत्री की मीटिंग होनी थी, ग्रीस एम्बेसी में मीटिंग होनी थी, और उसी मीटिंग में जब जेलेंस्की का काफिला पहुंचा और बेहद करीब से, बल्कि मिसाइल एक तरफ गिर रहा है और उसके काफिला की गाड़ियां पहुंच रही है, ये साफ तौर पर हम वीडियो में दिखा भी रहे हैं। तो इतना करीब का मामला था, जेलेंस्की की जान जा सकती थी। जेलेंस्की पर इस तरह का हमला क्यों हुआ, इससे यह लगता है कि क्या रूस ने अपनी रणनीति बनाई है? क्या अब उन्हें लगता है, क्योंकि अब तक रूस की रणनीति थी कि वो जेलेंस्की को मारकर शहीद नहीं बनाना चाहते थे, तो क्या अब जेलेंस्की भी टारगेट पर है? क्योंकि अब रूस लगातार युद्ध में हावी होता जा रहा है। बिल्कुल, रूस की इस बदलती रणनीति और सुरक्षा की जा रही समीक्षा को देखते हुए आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। और हजरत बल दरगाह परिसर से देखिए हमारे संवाददाता महराज अहमद की ये रिपोर्ट।
हम श्रीनगर में स्थित ऐतिहासिक दरगाह हजरत बल में हैं और बता दें आपको, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के दौरे पर यहाँ पहुँच रहे हैं और वो विशेषकर इस दरगाह को लेकर भी जो है एक पैकेज अनाउंस करने वाले हैं, जो कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद जो प्रोजेक्ट है उन योजनाओं के तहत यहाँ पे जो है घोषित की जाएगी उनके द्वारा। बता दें आपको कि कुल पैकेज जो प्रसाद स्कीम के अंडर यानी पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव के तहत यहाँ पे जो है दी जाएगी, घोषित की जाएगी। उसके चलते कहा जा सकता है कि 1400 करोड़ जो है वो प्रोजेक्ट है, यानी पैकेज है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5000 करोड़ जो है वो कृषि से संबंधित विभिन्न सेक्टर्स के लिए भी यहाँ पे उनकी घोषणा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि प्रसाद स्कीम के अंडर विभिन्न सहूलियत जो यहाँ के लोगों को मिलेगी वो यहीं पे कहा जा सकता है कि यहाँ पे जिस दरगाह के साथ जहाँ पूरे कश्मीर की आस्था जुड़ी हुई है, एक विशेष तबका जो है बिल्कुल इसको बिल्कुल कहा जा सकता है कि इसमें आस्था रखता है। तो टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पे, ये भी उनका जो है आकर्षण का केंद्र रहता है। तो उनके लिए भी यहाँ पे जो इस पैकेज के चलते फिर टूरिस्ट सेंटर बाकी सब चीज़ें, विशेषकर यहाँ पे जो आने वाली जो कन्वीनियंस हैं, जो तकलीफ़ें होती है लोगों को, वो कम की जाएगी। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए पूरे कार्यक्रम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। खबर यह भी है कि इसी के तहत कश्मीर के इस खास धार्मिक स्थल की सूरत संवारने का काम होगा और बुनियादी सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, हजरत बल दरगाह मुस्लिमों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी के बाल को संरक्षित रखा गया। हजरत बल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसका निर्माण डल झील के किनारे हुआ है और ये सफेद गुंबदकार है और मुगल और परंपरागत कश्मीरी वास्तुकला शैली से ये बना हुआ है। मोदी सरकार की योजना के मुताबिक हजरत बल परिसर में विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास होगा। आपको ये भी बता दें कि 4 दीवारी निर्माण, सड़क और साथ ही रोशनी में सुधार को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। यहां पर पर्यटक सुविधा केंद्र और सूफी व्याख्यान केंद्र का भी निर्माण को लेकर खबर है। चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में 6 घंटे तक मंथन और 150 उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में हुई चर्चा। दूसरी लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। 10 मार्च को बीजेपी सीईसी की बैठक में लगेगी इन पर मोहर। आज भी कुछ राज्यों की कोर कमेटी के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर कल हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन में 8 राज्यों की कोर ग्रुप शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के लिए 150 नामों पर चर्चा हुई। राजस्थान के 10 सीटों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। दूसरी लिस्ट में जितने नामों पर फैसला होगा उस पर 10 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में मोहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र और कर्नाटक का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी 32 से 33 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 11 से 12 और एनसीपी अजीत पवार को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। एमएनएस को 1 सीट शिवसेना शिंदे गुट अपने कोटे से दे सकती है। शिवसेना शिंदे गुट के 1-2 उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान संभलपुर और संबित पात्रा पुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। और लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर आज मुहर लगा सकती है। आज दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति करीब 100 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा सकती है। आज होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चा के बाद मुहर लगेगी। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस की ओर से हर लोकसभा सीटों पर 2 से 4 नामों का पैनल तैयार किया गया है। इनमें सभी विकल्पों का ख्याल रखा गया है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर 4 दिन पहले कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों से स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की पहली लिस्ट में 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के साथ केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से उम्मीदवारों के नाम पहली लिस्ट में हो सकते हैं। उम्मीदवारी ऐलान को लेकर उत्तर भारत के बड़े चेहरों को लेकर संशय बना हुआ है। प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी की सीट यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन प्रियंका को लेकर भी कुछ तय नहीं।
इस बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कल सौंप दिया गया। उम्मीद की जा रही है कि जल्द कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल फैसला नहीं हो पा रहा है। कई दौर की बैठकों के बाद भी पेच फंसा हुआ है। क्यों नहीं हो पा रहा सीटों का बंटवारा, देखिए ये रिपोर्ट। महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर पेच वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग को लेकर फंसा हुआ है। हालांकि शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि बैठक में शरद पवार ने प्रकाश अंबेडकर से कहा है कि आप जिस सीट पर हाथ रख देंगे वो सीट हम आपको दे देंगे। दावा किया जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि उनकी ताकत 17 सीटों पर है। वो 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे को लिस्ट देंगे। एमवीए को भरोसा है कि प्रकाश अंबेडकर छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसके खून में बाबा साहब अम्बेडकर है वो बीजेपी के हाथों पे नाचेगी नहीं। मेरी आज भी उम्मीद कायम है और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बैठक के बाद में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के नेता इस बात का दावा करते रहे कि बैठक में बेहद ही सकारात्मक चर्चा हुई है, सब कुछ ठीक है और 9 मार्च को एक और बैठक की जाएगी और उसके बाद में एमबीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को उजागर किया जाएगा। लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की मांग को कैसे पूरा करती है। क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन हो सकता है? सूत्रों का दावा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर गोपनीय बैठक भी हुई है और अगर गठबंधन हुआ तो क्या होगा फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। सभी पार्टियां चुनाव में नए नए साथी ढूंढ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और बीजेडी के बीच बढ़ रही नजदीकियां कहीं गठबंधन की ओर इशारा तो नहीं है। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए नई नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी और बीजेडी के नेताओं के बीच कुछ दिन पहले गोपनीय बैठक भी हुई थी। बीजेपी की 29 फरवरी को पहली चुनाव समिति की बैठक में 18 राज्यों पर चर्चा हुई, लेकिन ओडिशा पर नहीं हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से राज्यसभा भेजने में बीजेडी ने साथ दिया। माना जा रहा है कि यहीं से बीजेपी और बीजेडी के बीच रिश्ते को गठबंधन में बदलने की संभावनाएं तलाशी जाने लगी थी। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच अगर गठबंधन हुआ तो किस फॉर्मूले पर होगा? गठबंधन के पक्षधर एक रणनीतिकार के मुताबिक अगर निर्धारित फॉर्मूले पर गठबंधन तय हुआ तो लोकसभा में बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। विधानसभा में सत्ताधारी बीजेडी को स्वाभाविक रूप से अधिक सीटें मिलेंगी। एक फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी लोकसभा में कुल 21 में से 13 से 14 सीटों पर लड़ सकती है। विधानसभा चुनाव में 147 में से 95 से 100 सीटों पर बीजेडी लड़ सकती है। और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी की एनडीए में हो सकती है वापसी। आज चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण आ रहे हैं दिल्ली। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन संभव। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, दिल्ली की इस यात्रा को लेकर क्या खबरें हैं, क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं टीडीपी को लेकर, और पवन कल्याण भी साथ में? जी बिल्कुल, आज शाम तक चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दिल्ली पहुंच रहे हैं। इनकी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात प्रस्तावित है, जिसमें गठबंधन को लेकर अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको याद होगा कि पवन कल्याण ने और टीडीपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन वो सीटें इन्होंने अभी तक उम्मीदवारों की सूची उन सीटों को जारी नहीं की है जो बीजेपी वाली सीटें हैं, और वही बात करने के लिए आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। लगभग 6 साल बाद टीडीपी की बीजेपी में वापसी हो सकती है। जो बीजेपी ने नारा दिया हुआ है कि एनडीए का जो नारा है कि 400 पार, उसको पूरा करने के लिए जो तमाम जो पुराने दल है उनको बीजेपी साथ में ला रही है। और खास बात ये भी है कि आंध्र प्रदेश में भले टीडीपी सत्ता के बाहर हो, लेकिन उसका जो वोट शेयर है वो 40% तक बना हुआ है। यानी कि बीजेपी को लगता है कि टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ जाते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। और ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी 6 से 10 सीटें लोकसभा की चाहती है। उसी को लेकर आज फाइनल बातचीत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की होगी। ठीक है आनंद, नजर आप बनाए रखें। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए बयानों पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को चेताया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को विवादित बयानों से बचने की सलाह दी। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए।
चुनाव आयोग ने जिस बयान को लेकर राहुल गांधी को सतर्क किया है, वो बयान उन्होंने पिछले साल नवंबर में राजस्थान के बाड़मेर के बायतू और उदयपुर के वल्लभनगर में दिया था। राहुल ने विश्व कप में टीम इंडिया की हार को लेकर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंची थी। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता का दिया गया बयान अच्छा नहीं था। चुनाव आयोग ने भी बीजेपी की शिकायत पर राहुल गांधी को नोटिस देकर जवाब मांगा था। बाद में कोर्ट ने चुनाव आयोग को राहुल को भेजे गए नोटिस पर क्या फैसला लिया गया, ये भी पूछा था। चुनाव आयोग ने इसी को लेकर राहुल गांधी के लिए एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयान देते समय और ज्यादा सावधान रहने को कहा है। किसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों का ख्याल रखने को भी कहा है। चुनाव आयोग ने 1 मार्च को ही सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता को लेकर चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल सार्वजनिक चुनाव प्रचार में मर्यादा बनाए रखें। आयोग ने आचार संहिता उल्लंघनों को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। और हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राजनीति में कभी कोई दरवाजा बंद नहीं होता। उनके इस बयान से अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया है। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए आने वाले दिनों में क्या कोई नया संकट आने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दल बदल रोधी कानून के तहत विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के 6 बागी विधायकों से मुलाकात के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जो बयान दिए हैं, उससे तो यही लगता है कि अभी कांग्रेस के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। राजनीति में कभी भी कोई दरवाजे खुले नहीं होते और हमेशा के लिए कभी कोई दरवाजे जो है वो बंद नहीं होते हैं। अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर वो दरवाजे खोल दिए, उनको फिर से मुख्यमंत्री जो है वो एनडीए का बना दिया। तो ये चीज़ें राजनीति में चलती रहती है। यथास्थिति बनना और उसको बिगड़ना, यही राजनीति है। विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी धन्यवाद जताया। देखिए, ऐसा है, मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो हिमाचल आए और करीबन 4,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बार बार समन पर पेश ना होने को लेकर ईडी ने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी की अर्जी पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी के समन पर केजरीवाल ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शराब नीति को लेकर कथित घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कोर्ट में दूसरी बार अर्जी दी है। केजरीवाल को ईडी ने अब तक 8 बार समन भेजा है, लेकिन हर बार वो किसी न किसी वजह का हवाला देकर पेश नहीं हुए हैं। ईडी की ओर से दूसरी बार लगाई गई अर्जी पर दिल्ली की राउज अवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगी। इससे पहले ईडी केजरीवाल के खिलाफ एक और अर्जी दे चुकी है, जिस पर 16 मार्च को सुनवाई होनी है। 16 मार्च को केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। केजरीवाल ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात कही थी, जिसे ईडी ने खारिज कर दिया। इस बीच केजरीवाल ने ईडी के समन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए केजरीवाल ने लिखा है, ईडी और मोदी सरकार की ये सच्चाई है, कैसे लोगों को ईडी से परेशान करवा के बीजेपी में शामिल किया जाता है। ईडी के रेड करवा के पूछा जाता है, कहाँ जाओगे, बीजेपी या जेल? जो बीजेपी जाने से मना कर देते हैं उन्हें जेल भेज देते हैं। आज अगर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो कल ही उन्हें बेल हो जाएगी। और कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक के ठिकानों पर ईडी की रेड। जी हां, इरफान सोलंकी के घर पर ईडी की रेड। पिछले 1 साल से जेल में बंद है विधायक इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी के भाई के घर पर भी छापेमारी। कानपुर के जाज मऊ वाले घर पर चल रही है रेड। तो इरफान सोलंकी के घर पर ये छापेमारी और ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई। कानपुर के जाज मऊ वाले घर पर ये रेड जारी है। इरफान सोलंकी के भाई के घर पर भी छापेमारी की गई है। पिछले 1 साल से इरफान सोलंकी जेल में बंद हैं। सपा के विधायक जिनके घर और ठिकानों पर छापेमारी ईडी। और बड़ी खबर, संदेश खाली कांड का आरोपी शाहजहां शेख को आखिरकार कल देर शाम सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। शाहजहां को सीबीआई के हवाले करने से बचाने के लिए ही ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में।
संदेशखाली में महिलाओं के साथ बलात्कार और ईडी की टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तार हुए शाहजहा शेख को आखिरकार ममता सरकार को सीबीआई के हवाले करना ही पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी की अवमानना की याचिका पर सुनवाई और उसके बाद कोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बुधवार की शाम करीब 6:30 बजे सीबीआई ने शाहजहा शेख को अपनी कस्टडी में लेने में कामयाब हुई। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की सीआईडी से अपनी कस्टडी में लेने के बाद शाहजहा शेख का मेडिकल टेस्ट कराया। आज सीबीआई शाहजहा से पूछताछ करेगी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने शाम 4:30 बजे तक शाहजहा को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। पुलिस ने कहा था कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए शाहजहा को सौंप नहीं सकते। इसके बाद सीबीआई 2 घंटे के इंतजार के बाद लौट गई थी। शाहजहा को सीबीआई की कस्टडी से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भरसक प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट एक बार सुनवाई कर ले, पर मंगलवार से बुधवार तक जल्द सुनवाई करने की 2 कोशिशों पर सर्वोच्च अदालत ने मामले को जल्द सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को 5 मार्च के आदेश की अवमानना के मसले पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी से इस्तीफा देने वाले तापस रॉय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तापस रॉय ने कहा कि जब तक राजनीति में हूं बीजेपी में मिले दायित्वों को निभाता रहूंगा। टीएमसी ने कहा ऐसे मीर जाफर को बंगाल की जनता जवाब देगी। लोकसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका देने वाले तापस रॉय ने टीएमसी की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठाए। कोलकाता में कल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए तापस रॉय ने कहा है कि वो अब बीजेपी परिवार और पीएम मोदी के परिवार का सदस्य हैं। जितना दिन तक और मेरा रेस्ट ऑफ लाइफ पॉलिटिक्स वो हम बिताएंगे बीजेपी के साथ। छोड़ने का वजह बहुत सारे है, जैसे लॉलेसनेस, जैसे बॉक्टुई, जैसे संदेशखाली, जैसे माँ बहनों का जो रोना आंसू, ये देख के हम सह नहीं पाए। तापस रॉय ने कुछ दिन पहले संदेशखाली के मुद्दे और राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी छोड़ते हुए विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तापस रॉय ममता बनर्जी के साथ करीब 25 साल तक साथ में रहे। रॉय ने इस्तीफे के बाद आरोप लगाया था कि जब उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी तो टीएमसी ने उनका साथ नहीं दिया था। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से है, जहां बता दें यूपी में 13,000 अवैध मदरसों पर कार्रवाई होगी। यूपी में अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश को लेकर खबर आ रही है। ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित बताए जा रहे हैं और ज्यादातर मदरसे खाड़ी से आए पैसे से बने हैं। आय खर्च का हिसाब नहीं दे सके हैं मदरसे। हमारी सहयोगी प्रीति इस बारे में और जानकारी हमें दे रही है। प्रीति, क्या खबर इस बारे में फिलहाल मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मदरसों को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने एक पूरी जांच कमेटी बनाई थी और एसआईटी इन मदरसों की जांच करी थी। उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच की जा रही थी और एसआईटी ने अब जो जांच कमेटी ने जो जांच की, उसमें जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं, चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें ये है कि 13,000 के करीब जो मदरसे हैं वो अवैध पाए गए हैं और इन मदरसों में कई तरीके की अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें कि ये लोग अपनी आय का जो ब्यौरा है वो नहीं दे पाए हैं। जब इनसे पूछा गया कि आपकी इनकम क्या है, रिसोर्सेज क्या है इनकम के, तो उसका जो पूरा जो ब्यौरा है वो ये नहीं दे पाए हैं। और कई सारे मदरसे ऐसे थे जिसमें बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण की भी बात सामने आई है। ये भी एसआईटी की जांच में ये बात कही गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी लखनऊ में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पे इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो की गई थी। और अब इन मदरसों पर जांच करने की बात कही जा रही है और जो अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इन मदरसों पे जल्दी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई पर आगे नजर बनाए रखें, इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। प्रीति, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से है, जहां बता दें यूपी में 13,000 अवैध मदरसों पर कार्रवाई होगी। यूपी में अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश को लेकर खबर आ रही है। ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित बताए जा रहे हैं और ज्यादातर मदरसे खाड़ी से आए पैसे से बने हैं। आय खर्च का हिसाब नहीं दे सके हैं मदरसे। हमारी सहयोगी प्रीति इस बारे में और जानकारी हमें दे रही है। प्रीति, क्या खबर इस बारे में फिलहाल मिल पा रही है?
देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मदरसों को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने एक पूरी जांच कमेटी बनाई थी और एसआईटी इन मदरसों की जांच करी थी। उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच की जा रही थी और एसआईटी ने अब जो जांच कमेटी ने जो जांच की, उसमें जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं, चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें ये है कि 13,000 के करीब जो मदरसे हैं वो अवैध पाए गए हैं और इन मदरसों में कई तरीके की अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें कि ये लोग अपनी आय का जो ब्यौरा है वो नहीं दे पाए हैं। जब इनसे पूछा गया कि आपकी इनकम क्या है, रिसोर्सेज क्या है इनकम के, तो उसका जो पूरा जो ब्यौरा है वो ये नहीं दे पाए हैं। और कई सारे मदरसे ऐसे थे जिसमें बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण की भी बात सामने आई है। ये भी एसआईटी की जांच में ये बात कही गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी लखनऊ में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पे इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो की गई थी। और अब इन मदरसों पर जांच करने की बात कही जा रही है और जो अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इन मदरसों पे जल्दी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई पर आगे नजर बनाए रखें, इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। प्रीति, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।